हमें सेहत पर मेल आया एक व्यूअर का। वो चाहती हैं हम शो पर उनकी पहचान ना बताएं, इसलिए हम उनका एक काल्पनिक नाम रख रहे हैं, कविता। 35 साल की हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं। कविता की शादी को 7 साल हो गए हैं। अब उनकी एक प्रॉब्लम है, सेक्सुअल रिलेशन बनाते समय उन्हें ऑर्गेज़म नहीं होता, कभी भी नहीं हुआ। वो बहुत सालों से इस बात को लेकर काफ़ी परेशान रही हैं और उन्होंने अपनी ये दिक्कत किसी के साथ कभी शेयर नहीं की। वैसे भी बात जब सेक्सुअल हेल्थ की आती है तो ज़्यादातर लोग इसके बारे में किसी से भी डिस्कस नहीं करते हैं। डॉक्टर या फिर किसी एक्सपर्ट से मिलना तो बहुत ही दूर की बात है। कविता ने भी कभी किसी डॉक्टर को दिखाने के बारे में नहीं सोचा। वो कहती हैं कि उनकी हिम्मत नहीं होती। हाँ, उन्होंने इंटरनेट पर ज़रूर इस बारे में पता करने की कोशिश की है। अब इससे पहले मैं आगे कुछ बोलूँ, आपको एक बात बता दूँ, गूगल पर अपनी बीमारियों या फिर दिक्कतों का इलाज ढूंढना एकदम बंद कर दीजिए। उसके पास MBBS की डिग्री नहीं है, इससे आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। वापस आते हैं कविता पर। उन्होंने एक कंडीशन के बारे में पता लगाया जिसमें इंसान को ऑर्गेज़म नहीं होता है। इसका नाम है एनॉर्गेज़मिया। कविता चाहती हैं कि हम इस टॉपिक पर एक एपिसोड बनाएं। ये किस तरह की कंडीशन है, क्यों होती है, क्या इसका कोई इलाज है, ये सब डॉक्टर से बात करके उन्हें बताएं ताकि वो फैसला ले सकें कि उन्हें क्या करना चाहिए। वैसे जिस कंडीशन के बारे में कविता बात कर रही हैं, एनॉर्गेज़मिया, वो बहुत ही आम है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये क्या होती है। और एक बात और, एनॉर्गेज़मिया क्या सिर्फ महिलाओं में होता है या फिर पुरुषों में भी एक कंडीशन पाई जाती है? जानते हैं डॉक्टर्स से। ऑर्गेज़म का मीनिंग है सेक्सुअल प्लेजर। जब भी हम हमारे पार्टनर के साथ फिजिकल इंटीमेट यानी कि सेक्सुअल रिलेशन बिल्डअप करते हैं, तब हमारी बॉडी में एक मोमेंट पे हमको इंटेंस प्लेजर यानी कि आनंद मिलता है। इसको हम चरम सुख यानी कि संभोग सुख भी बोल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑर्गेज़म। ऑर्गेज़म के दौरान हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। हमारा पूरा बॉडी हमारे माइंड के कंट्रोल में है। हमारा माइंड हमारे बॉडी को हार्मोन्स के स्त्राव के द्वारा कंट्रोल में रखता है। जब भी हम कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज यानी कि इन्वॉल्व होते हैं, तब हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि हमारी धड़कनें बढ़ जाना, सांस फूलनी, पुरुषों और स्त्रियों में जो उनके प्राइवेट पार्ट्स है वहां पे ब्लड फ्लो यानी कि रक्त स्त्राव वहां पे बढ़ता है। उसकी वजह से पुरुषों में जो पीनस यानी कि उनका लिंग, उनकी साइज बढ़ती है, उनमें बीजस्खलन की प्रोसेस होती है। और स्त्रियों में उसी टाइम पे जब भी वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होती है, तब उनकी बॉडी में वहाँ उनके जो योनि मार्ग है उनकी मांसपेशियां सिकुड़ती है और रिलैक्स होती है। उसी टाइम पे वहां पे उनके फ्लूइड सिक्रीशन यानी कि वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ता है यानी कि ब्लड फ्लो बढ़ता है। उसी वजह से वहां पे उनके भी स्खलन की प्रोसेस वहां पे होती है। ये सारी चीजें हमारी बॉडी में जो होती है वो ऑर्गेज़म के दौरान होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ऑर्गेज़म नहीं होता। उस मेडिकल कंडीशन को एनऑर्गेज़मिया कहते हैं। एनऑर्गेज़मिया क्या है? एनऑर्गेज़मिया एक प्रकार का सेक्सुअल डिसऑर्डर यानी कि यौन रोग है। उसमें पर्याप्त उत्तेजना यानी कि सेक्सुअल डिजायर के साथ भी जब आप शरीर यानी कि संभोग सुख प्राप्त नहीं कर पाते, उसको एनऑर्गेज़मिया कहते हैं। एनऑर्गेज़मिया के सभी कारणों में से मुख्यतः कारण है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। अगर आप किसी तरह के फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो आपको एनऑर्गेज़मिया हो सकता है। आपको अगर बाइपोलर डिसऑर्डर यानी कि एंजाइटी या डिप्रेशन रहता है तो भी आपको एनऑर्गेज़मिया हो सकता है। दूसरा उसका मुख्यतः कारण है रिलेशनशिप के इश्यूज। अगर आपको और आपके पार्टनर के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, अगर आपके पार्टनर के बीच में संबंध ठीक नहीं है, आपके बहुत झगड़े होते हैं, अगर आपको अपने पार्टनर के प्रति लगाव नहीं है, तो भी आपको एनऑर्गेज़मिया हो सकता है। तीसरा इसका कारण है एजिंग। एक एज के बाद यानी कि स्त्रियों में मेनोपॉज के बाद बॉडी में हार्मोन्स का लेवल घट जाता है। उसकी वजह से उनकी योनि मार्ग की मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, वहां की स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं, तो भी वो ऑर्गेज़म को एंजॉय नहीं कर पाते। चौथा कारण है मदिरापान यानी कि धूम्रपान का ज्यादा सेवन। अगर आप ज्यादा अल्कोहल और स्मोकिंग का सेवन करते हैं तो भी आपको एनऑर्गेज़मिया हो सकता है।
पांचवा कारण, अगर आप किसी भी प्रकार की एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेशन और एंटी साइकोटिक ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं तो उसकी साइड इफेक्ट के हिसाब से भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन और एनोरेक्सिया हो सकता है। कोई भी मेडिकल कंडीशन, जैसे कि आप लंबे समय से बहुत बीमार हैं, आपकी करोड़रज्जु यानी कि स्पाइन में आपको कुछ लगी हुई है, कोई ट्रॉमा है और डायबिटीज है, तो भी आपको एनोरेक्सिया हो सकता है। सातवां कोर्स, अगर आप किसी भी प्रकार के सर्जिकल यानी कि सर्जरी से गुजर चुके हैं, अगर आपको सर्जिकल हिस्ट्री है यानी कि लेडीज में यानी कि स्त्रियों में, अगर आपने कोई हिस्टेक्टॉमी यानी कि गर्भाशय की थ्री निकालने की कोई सर्जरी करवाई है यानी कि योनि मार्ग में कोई सर्जरी करवाई है, तो उस सर्जरी के हिसाब से भी आपको एनोरेक्सिया हो सकता है। पुरुषों में अगर आपने कोई प्रोस्टेट की सर्जरी करवाई है तो भी उस हिसाब से आपको एनोरेक्सिया हो सकता है। एनोरेक्सिया पुरुषों और स्त्रियों दोनों में बहुत ही कॉमन है। एनोरेक्सिया दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एनोरेक्सिया, सेकेंडरी एनोरेक्सिया। प्राइमरी एनोरेक्सिया में व्यक्ति ने कभी भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट के साथ सेक्सुअल प्लेजर यानी कि संभोग सुख कभी प्राप्त किया ही नहीं होता, तो उसको पता ही नहीं होता है कि संभोग सुख क्या होता है। सेकेंडरी एनोरेक्सिया, सेकेंडरी एनोरेक्सिया में व्यक्ति ने पहले संभोग सुख प्राप्त किया होता है, पर कुछ समय में कुछ मेडिकल या सर्जिकल कंडीशन के हिसाब से उसको अब संभोग सुख प्राप्त करने में देरी लगती है, यानी कि उसको संभोग सुख प्राप्त नहीं होता। मतलब व्यक्ति ने पहले संभोग सुख तो प्राप्त किया है पर वो अब संभोग सुख प्राप्त नहीं कर पाता होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एनोरेक्सिया है? जब भी आप आपके पार्टनर के साथ फिजिकली इंटीमेट होते हैं यानी कि फिजिकली कांटेक्ट बनाते हैं, सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं और मास्टरबेशन करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, तभी आपको जो परम सुख यानी संभोग सुख मिलना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, यानी देर लग रही है, कुछ टाइम ज्यादा लग रहा है, तो उसको आप एनोरेक्सिया बोल सकते हैं। क्या एनोरेक्सिया को ट्रीट कर सकते हैं? हाँ, अगर आपको एनोरेक्सिया है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि एनोरेक्सिया ट्रीट हो सकता है। अगर आप किसी भी एनोरेक्सिया के लक्षण से चिंतित है तो आप आपके नजदीकी साइकेट्रिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास कांटेक्ट कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड ड्रग्स की ट्रीटमेंट के माध्यम से आपकी ट्रीटमेंट शक्य है। एनोरेक्सिया होने के पीछे क्या कारण होते हैं, अब ये तो हमने समझ लिया, पर एक बात समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इस प्रॉब्लम का इलाज चाहते हैं तो आपको डॉक्टर या फिर किसी एक्सपर्ट से मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका इलाज काउंसलिंग और दवाइयों के ज़रिए होता है। इसलिए हिचकने की ज़रूरत नहीं है, आप डॉक्टर से मिलिए और खुलकर अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, वो प्रोफेशनल्स हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। क्या आपकी स्किन पर ऐसे सफ़ेद रंग के दाने निकल रहे हैं? ये दिखते तो वाइट हेड्स जैसे हैं, पर ये वाइट हेड्स नहीं हैं। इनको दबाने से कुछ भी नहीं निकलता है। दरअसल इन तरह के दानों को कहते हैं मिलिया। अब ये क्या है, इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर अप्रितम ने। मिलिया एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। जैसे हमारे चेहरे पर वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स होते हैं, मिलिया ठीक वैसे ही दिखते हैं। ये छोटे छोटे दाने होते हैं, एक सिस्ट की तरह। इससे कोई खतरा नहीं होता है। हमारी स्किन में प्रोटीन होता है जिसे हम केराटिन कहते हैं। अब ये प्रोटीन स्किन से निकलता रहता है। अगर किसी वजह से ये स्किन के अंदर ही फंस जाए तो उससे मिलिया बन जाता है। अगर आप अपनी स्किन की केयर नहीं करते हैं, डेड स्किन को निकालते नहीं हैं, इसके कारण प्रोटीन स्किन के अंदर फंस जाता है और मिलिया बन जाता है। कुछ दवाइयों के कारण भी ऐसा होता है। बहुत ज़्यादा धूप में रहने से और लेज़र करवाने के बाद भी मिलिया हो जाता है। मिलिया के कुछ ट्रीटमेंट हैं जो आप डॉक्टर के पास जाकर ले सकते हैं। अगर आप मिलिया को खुद निकालने की कोशिश करते हैं तो दाग पड़ सकते हैं। पहला ट्रीटमेंट है डी-रूफिंग, यानी मिलिया के ऊपर वाली स्किन को एक सुई से हटा दिया जाता है और जो अंदर होता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ज़्यादातर मिलिया वापस नहीं आते हैं, पर चांस है कि मिलिया नई जगह पर दोबारा आ जाए। दूसरा इलाज, अगर पहले इलाज से मिलिया ना निकले और मिलिया काफ़ी अंदर तक है, स्किन के काफ़ी अंदर तक है, तो रेडियो कॉटरी का इस्तेमाल किया जाता है। ये लेज़र जैसा होता है, जहाँ मिलिया होता है वहाँ हल्का जला दिया जाता है, स्किन को जला दिया जाता है और मिलिया अपने आप झड़ जाता है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। जैसे जानते हैं अंजीर खाने के फायदे।
अगर आप अंजीर नहीं खाते हैं तो आपको इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। डाइटिशियन अमृता मिश्रा बताती हैं कि इसमें काफ़ी कैल्शियम पाया जाता है। अंजीर को दूध में पकाकर खाने से कब्ज से राहत मिलती है। अंजीर में अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है जो आपके शरीर में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। कई स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि अंजीर में मौजूद क्लोरोजेनिक एसिड शुगर लेवल को कम करने में मदद कर सकता है। भीगा हुआ अंजीर खाने से टाइप 2 डायबिटीज में भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। आप रात में 1 गिलास दूध में 2 अंजीर उबालकर पी सकते हैं। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।